नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जे.आर. कडेला। आज हमारी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में बात कर रहे हैं। देखिए, कल जो हमने ज्योग्राफी की क्लास लगाई थी उस क्लास में हम बात कर रहे थे वायु दाब और प्रचलित जो पवनें हैं उसके हवाओं के बारे में। तो वायु दाब पेटियां और हमारा टॉपिक चल रहा था पवने। देखिए, आज की जो क्लास होने जा रही है ये क्लास है बीए फर्स्ट ईयर प्लस बीए बीएड सेकंड ईयर प्लस में एमए फाइनल की क्लास है। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर में कुछ फिजिकल टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी की टॉपिक है, कुछ क्लाइमेटोलॉजी की टॉपिक है और कुछ ओशियनोग्राफी की टॉपिक है। हम क्लाइमेटोलॉजी की टॉपिक पढ़ रहे हैं, वायु दाब पेटियां और पवने। उसी प्रकार इसमें भी हमारी वायु दाब पेटियां और पवने हैं, उसी में भी हमारा क्लाइमेटोलॉजी जो पार्ट है, बुक है क्लाइमेटोलॉजी, उसका पार्ट चल रहा है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? वायु दाब पेटियां एवं पवने। देखिए, पिछली हमारी जो क्लासें हुई है हमने उसमें वायु दाब पेटियों के बारे में पढ़ा था। ये हमारी पृथ्वी थी और मैंने बताया था कि यहाँ पर दो प्रकार के, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखिए जिसमें वायु दाब पेटियों के बारे में मैंने विस्तार से बताया था। तो वायु दाब पेटियों के बारे में आप उसमें विस्तार से देखिए। मैंने बताया था कि कौन सी पेटी है जो गतिजन्य है, कौन सी तापजन्य पेटी है, पेटियाँ बनती कैसे हैं। फिर उसके अंदर मैंने सारा सिस्टम आपको समझा दिया था। धरातल के ऊपर, स्थल रूप के ऊपर जो चीज़ें थी वो मैंने सारी बता दी थी। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि देखिए कि पेटियाँ वायु दाब माने वायु के अंदर भार होता है और धरातल पर पड़ने वाले दबाव को वायु दाब कहते हैं। दो भिन्न भिन्न स्थानों पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के वायु दाब बनते हैं। हवा चलने का जो अपने पवने चलने का जो मूल कारण होता है वो होता है वायु दाब के अंदर परिवर्तन। एक जगह वायु दाब कम होगा, दूसरी जगह वायु दाब अधिक होगा। तो एक जगह कम वायु दाब होगा और एक अधिक होगा, तो अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर हमेशा के लिए हवा चलेगी। याद रखना इस बात को, कभी भी आप दिमाग में ये बात रखना कि हमेशा जो हवा चलती है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि वायु दाब का और तापमान का रिलेशन है जो उल्टा होता है हमेशा, कि तापमान अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे वायु दाब कम होता है और जहाँ पे वायु दाब कम होगा वहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा। हम विषुवत रेखा के ऊपर बात करते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है वर्ष भर, तो वहाँ पे तापमान ऊंचा बना रहता है। तापमान ऊंचा बना रहता है तो वायु जो होती है धरातल को टच करके गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। इसलिए भूमध्य रेखा के ऊपर क्या बनता है? निम्न वायु दाब बनता है। उसी प्रकार ध्रुवों के ऊपर क्या होता है? तापमान कम होता है। तापमान कम होने के कारण वायु ठंडी और भारी होती है, इसलिए वहाँ पर दबाव ज़्यादा रहता है। तो आगे हम आज बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच, ये नॉर्थ इक्वेटर है, ये आपका साउथ इक्वेटर है, के बीच यहाँ एक पेटी बनती है। इसे कहते हैं विषुवत रेखीय पेटी, विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय, एक ही बात है। रेखीय निम्न वायु दाब पेटी, यहाँ पर निम्न वायु दाब पेटी है, पेटी। इसी के ऊपर मैंने आपको यहाँ बताया था 30 से 35। फिर यहाँ मैंने आपको बताया था 60 से 65। फिर हमारा है 85 से 90। तो ये हमारा था 30 से 35, 60 से 65 और 85 से 90। ये हमारी होगी ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। इसके बाद यहाँ जो है पेटी, वो पेटी का नाम है उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। और यहाँ जो पेटी है वो बन रही है आपकी उपोषण उच्च वायु दाब पेटी, उपोषण उच्च वायु दाब पेटी। तो देखिए यहाँ पर उच्च वायु दाब है, क्या है? एयर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है।
ठीक है। और यहाँ पर एयर प्रेशर क्या है, कम है, यहाँ पर एयर प्रेशर क्या है, कम है, और यहाँ पर एयर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए हमेशा हवा चलने का, अगर मैं आपको सीधा ये बताऊं कि हवा कैसे चलेगी, तो हमेशा ये देखो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ये माइनस है ये प्लस है, तो हमेशा चलेगी इससे, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलेगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ कैसे चलेगी, तो यहाँ चलेगी ऐसे, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब को, देखो यहाँ पे उच्च वायुदाब है, यहाँ पे निम्न वायुदाब, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। यहाँ उच्च वायुदाब है, यहाँ निम्न वायुदाब, ऐसे हवा चलेगी। तो ये हमारी हवाएं हैं। देखिए ये हमारी जो हवा है उसका नाम है ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन। ये जो है इसे कहते हैं पछुआ पवन, पछुआ पवन। और ये जो हवा है इसे कहते हैं व्यापारिक पवन। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, देखिए क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। ये मान लो हमारा क्या है, गोलार्ध है, और यहाँ पर 5 डिग्री ये है और 5 डिग्री ये है। ये 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में ये 5 डिग्री है। यहाँ हवा आ रही है, हवा आते आते भूमध्य रेखा के जब पास आती है तो 5 डिग्री पर आते आते इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। क्या हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। और यहाँ भी यही होता है कि हवा आती है तो 5 डिग्री पर आते आते हवा इतनी गर्म हो जाती है कि हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो इस भाग में हवा नहीं पहुँच पाती, इसलिए ये क्या होता है, शांत क्षेत्र होता है, शांत क्षेत्र, शांत क्षेत्र होता है। और इस शांत क्षेत्र को जहाँ पे हवाएं नहीं चलती वो क्या होगा, डोल ड्रम कहते हैं, डोल ड्रम, इसे डोल ड्रम कहते हैं, डोल ड्रम पेटी। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि यहाँ हवा चलती है कि नहीं चलती, हवा चलती है, लेकिन हवा जो चलती है धरातल से आसमान की ओर धाराओं के रूप में चलती है, न कि दाएं बाएं चलती है। ठीक है। धाराएं ऊपर उठती है, आसमान की तरफ उठती है, वो है, लेकिन सीधी हवा जैसे अपने धरातल पे चलती है वैसी हवा यहाँ पे नहीं चल पाती। आगे हम बात करते हैं। देखिए ये हमने बात की व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आज मैं थोड़ा सा आपको डिटेल की जटिल प्रक्रिया बता रहा हूँ मौसम की, जो हम बात करते हैं जो हमारा ऊपरी परिसंचरण मंडल है, जिसमें हम कहते हैं कि धरातल के ऊपर जो हवाएं चलती है उसके बारे में बताते हैं, और किस प्रकार इसका कोरिलेशन आपस में बनता है इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो बच्चों देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि देखिए आपने जेट धाराओं के बारे में पढ़ा होगा। जेट धाराएं होती है, या जो हमारा जो बनता है हवाओं का चक्कर, उस चक्कर के बारे में बता रहे हैं। आपने हेडली चक्कर और फेरल का चक्कर पढ़ा होगा, इस चक्कर के बारे में थोड़ा आज बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा माइंड को आप लगा के और यहाँ पर इस अध्ययन को कीजिए। अब देखिए मैं आपको इसका डायग्राम, पहले मैं आपका डायग्राम बना के बताता हूँ, और इस डायग्राम को बड़ी सावधानी से बनाना है आपको। देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। इसको मैं थोड़ा और आपको डिटेल से बढ़िया तरीके से बना के बताता हूँ। थोड़ा डायग्राम जो है बढ़िया बड़ा बना के बताता हूँ। ये हमारी पृथ्वी का क्या है, गोलार्ध है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी का क्या है, गोलार्ध है, या हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, पृथ्वी, पूरी एक पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर हम बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने अभी आपको बताया है। एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर धरातल के ऊपर वायुदाब उच्च होगा तो ऊपरी परिसंचरण मंडल में वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा। अगर धरातल पर वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा, तो ऊपरी परिसंचरण मंडल के अंदर क्या होगा, हवा का जो दबाव होगा वो उच्च होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि ये हमारे क्या है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। और आपको पता है इसे डोल ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, डोल ड्रम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे शांत क्षेत्र होता है। डोल ड्रम पेटी भी कह सकते हैं, बेल्ट भी कह सकते हैं, साइलेंट बेल्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था 5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर टू 5 डिग्री साउथ इक्वेटर के बीच में चलती है। हो गया, यहाँ पर किसी भी प्रकार की हवा नहीं चलती। इसके बाद हम बताते हैं यहाँ पर 30 से 35 के बीच में। ठीक है, 30 से 35 के बीच में
23 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर टू 35 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर। ये पोजीशन है सामान्य स्थिति की, ना तो सूर्य उत्तरायण हो ना दक्षिणायन हो, माने भूमध्य रेखा के ऊपर बिल्कुल सूर्य हो, उस समय की बात है। लेकिन अगर सूर्य दक्षिणायन होगा, सूर्य अगर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो ये पेटियाँ नीचे खिसक जाएगी, ये पेटी 5 डिग्री नीचे खिसक जाएगी, ये 30 से 35 वाली 25 से 30 पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। आगे हम बात करते हैं यहाँ 60 से 65, 60 से 65, 60 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर टू 65 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर के बीच में अपने बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने डाटा की जो नेट की जो क्वालिटी होती है उसको बढ़ाइए, लगभग 450 से ऊपर रखिए, ताकि आपका ये जो पिक है वो आपको बिल्कुल साफ दिखेगी और बिल्कुल आप क्लियर समझ सकते हैं, क्योंकि इसको बढ़ाना थोड़ा हार्ड होता है। इसलिए तो आप अपने नेट का जो प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं उसकी जो क्वालिटी है, उसको बढ़ाइए। आगे देखिए 60 से 65 के बीच में हम जो है हमारी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। इसके बाद मैंने यहाँ बताया था आपको 85 से 90, ये हमारा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ भी नीचे बनाना पड़ेगा आपको 30 से 35, ऊपर वाले गोलार्ध का रिपीट हो जाएगा 60 से 65 और 90 टू 85 टू 90 ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, और ये है आपका उप ध्रुवीय निम्न लो एयर प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये आपका है उपोषण हाई एयर प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, ये जो हमारा है 30 से 35, इसे कहते हैं असव अक्षांश। असव अक्षांश के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया, थोड़ा वहां से जाके देख लेना। असव अक्षांश इसे कहते हैं डोलड्रम पेटी। देखिए यहाँ जो हवा चलती है वो ये से चलेगी, यहाँ ऐसे। ठीक है, एक थोड़ा मैं ये जो नंबरिंग है वो इस साइड में कर रहा हूँ 5 से 5, ताकि दिक्कत नहीं आए। 5 से 5 नॉर्थ इक्वेटर टू साउथ इक्वेटर, और ये हो गया 30 से 35 साउथ इक्वेटर, ये हो गया 60 से 65 साउथ इक्वेटर, और ये 85 से 90 साउथ इक्वेटर। यहाँ है 30 से 35 नॉर्थ इक्वेटर, ये हो गया 60 से 65 नॉर्थ इक्वेटर, और ये 90 से हो गया नॉर्थ इक्वेटर। ठीक है, अब देखिए इसलिए ये हटाना है क्योंकि अपने को ऊपरी संचरण मंडल जो बनाना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये हवा ऐसे चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं, अगर यहाँ बाहर ऊपर देखें धरातल के, तो हवा कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है। ठीक है, उच्च वायुदाब से, ये क्या हाई प्रेशर है और ये आपका क्या है, लो प्रेशर है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चल रही है। यहाँ जो हवा चल रही है वो ऐसे चल रही है। ये हवा चल रही है ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो हवा चल रही है, ये हवा चल रही है, ये चल रही है उच्च हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर दिख रहा है आपको, ये आपको लो प्रेशर दिख रहा है।
तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है, तो यहाँ आप कह सकते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है। अब क्या होता है, जब अपने बात करते हैं हवा ये आती है, व्यापारिक पवनें आती है 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से हवाएं चलकर आती है, और जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा के पास में आती है तो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आते आते ये हवा इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि ये हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। जैसे आती है और हल्की होगी, हल्की होते ही क्या हो जाती है, उसमें भार में कमी आ जाती है, हवा ऊपर उठ जाती है, तो ये हवा ऊपर उठेगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं 5 डिग्री पर आते आते हवा क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, अब जब हवा ऊपर उठ गई तो ये नीचे वाला भाग क्या होगा, धरातल वाला भाग हवा से विरल हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। ऊपर जाएगी और हवा इकट्ठी हो जाएगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो यहाँ क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। क्या बन गया, हाई प्रेशर। नीचे क्या था, लो प्रेशर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि धरातल का और ऊपरी परिसंचरण मंडल का जो एयर प्रेशर होगा वो उल्टा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, हाई लो प्रेशर है। जब आई और हवा पास में आने से पहले ही, अगर पास में आके मिल जाती तो हाई प्रेशर बन जाता, लेकिन हवा पास में आने से पहले ही ऊपर उठ गई, वो भाग जो 5 से 5 के बीच में वो खाली हो गया, तो ये क्या हो गया, अपना लो प्रेशर है। और जब हवा ऊपर जाके इकट्ठी होगी बहुत मात्रा में, तो ये क्या बन गया, हाई प्रेशर हो गया। अब देखो क्या है, अब इसको हम ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कौन सी हवा चल रही है, आपकी पछुआ पवन चल रही है। कौन सी है, पछुआ पवन। ये क्या है, पछुआ पवन। तो एक हवा इधर जा रही थी तो एक हवा इधर जाएगी, एक हवा इधर जाएगी, एक हवा इधर जाएगी। ठीक है, अब हाई प्रेशर था, हवा को बांट रही है। अब इसको अपने बताते हैं, देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर होगा तो ये एक हवा इधर जाएगी, एक हवा इधर जाएगी। ठीक है, ये हवा ऐसे जाएगी, ऐसे। ठीक है, अब देखो हाई प्रेशर है, ऊपर हवा जाके बिखर जाएगी। फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर हवा नीचे बैठेगी। ठीक है, अब देखो एक चक्कर पूरा हो रहा है। देखो हवा यहाँ आई, ऊपर उठी, हवा इधर गई, नीचे बैठी। देखो हवा यहाँ आई और फिर यहाँ आई। ठीक है, हवा आ रही है दोनों तरफ, तो यहाँ जब दोनों हवा आ रही है, यहाँ पे आ रही है, हवा आ रही है और आने के बाद में नीचे चली जाती है, तो इसके ऊपर क्या बनेगा, लो प्रेशर। यहाँ ऊपर क्या है, हाई प्रेशर है, तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर बनने का कारण क्या है कि दो हवा आती है, हवा आके और वो नीचे बैठ जाती है, इसलिए ऊपर का जो भाग होता है वो खाली हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पर क्या, लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चल रही है और इसके ऊपर भी यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ये जो हवा है इधर आई और ये हवा ऐसे चढ़ेगी, क्योंकि ध्रुवों से इधर हवा आ रही है। ठीक है, और इसके बाद ये हवा ऐसे चलेगी। ठीक है, और इसको अपने थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब ये हवा आई और अगर देखो यहाँ पर क्या था, आपका जो है वो हाई प्रेशर है। क्या है, हाई प्रेशर था, और हाई प्रेशर में ये हवा जो है वो ऐसे चल रही है। और हाई प्रेशर होने के कारण क्या होता, यहाँ पे हाई प्रेशर है और नीचे लो प्रेशर है, तो ये हवा इधर आई, इधर आने के बाद इधर आएगी, ये हवा ऐसे जाएगी और फिर यहाँ बैठेगी। ठीक है, तो ये एक चक्कर बन गया पूरा। ठीक है, ठीक है, एक चक्कर पूरा बन गया। एक चक्कर देखो यहाँ बन गया ऐसे 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 ऐसे, फिर इसका एक चक्कर ऐसे बन गया। मान लो इसको यहाँ से अपने शुरू किया ऐसे, फिर ये ऊपर गया, फिर ये इधर आया, फिर ये नीचे बैठ गया। ठीक है, एक चक्कर बन गया। फिर इसके बाद अपने बात करते हैं, एक चक्कर ये आ गया, फिर एक चक्कर ये हो गया, एक चक्कर बन गया। तो एक पूरा एक चक्कर बनता है, हवाओं का एक चक्कर बनता है। ठीक है, ये जो हवाओं का चक्कर बन रहा है ये ऊपरी परिसंचरण मंडल की बात है, धरातल से ऊपर की ओर बात है। देखो एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि वायु दाब दोनों का अलग होगा। एक और बात है कि धरातल पे जो हवा चलती है उसके ऊपरी परिसंचरण मंडल में उल्टी हवा चलती है। ठीक है, धरातल के ऊपर जो हवा चलती है उसका जो ऊपरी परिसंचरण मंडल है उसमें हवा क्या है, उल्टी चलती है। देखो गौर से देखिए, ये हवा ऐसे चल रही है,
उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, लेकिन ऊपरी परिसंचरण मंडल में दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। ये हवा देखो कहाँ से कहाँ चल रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। इसके ऊपरी परिसंचरण मंडल देखो उल्टी हवा चल रही है, ये हवा ऐसे चल रही है, तो इसके ऊपरी निचले परिसंचरण मंडल ऐसे हवा। तो ये ठीक इसी प्रकार ये 3 मंडल बनते हैं, 1 2 3, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार यहाँ भी यही मंडल बनेंगे। ऐसे मंडल बनेंगे सारे ये, तो अपने को ऐसे मंडल बनाने। ये हवा ऐसे आ रही है, ये हवा ऊपर उठेगी, ये हवा नीचे बैठेगी, ठीक है। तो ये आपको मंडल बनाने हैं। देखिए दोनों गोलार्धों में सेम रहेगा। और ये जो है देखिए धरातल पे जो हवा चलेगी, ये दवा हवा ऐसे चल रही थी तो यहाँ उल्टी हवा चलेगी, ये हवा ऐसे आ रही थी तो ये भी उल्टी चलेगी ऐसे, ये हवा इधर जा रही है तो ये हवा इधर आ रही है, ठीक है। इसमें एक हवा ऊपर जा रही है तो एक हवा नीचे जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ हमारा क्या है, ये जो है लो प्रेशर है, लो प्रेशर है। देखिए लो प्रेशर है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ये हमारा हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जा रही है, हवा इकट्ठी हो रही है, नीचे बैठ रही है, फिर यहाँ पर हवा इकट्ठी होगी, हवा इकट्ठी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, उच्च वायुदाब बन रहा है, और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, माने वो क्या होगा, अपना निम्न वायुदाब ढूंढता है वहीं चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर है और यहाँ पर भी हाई प्रेशर, यहाँ उसको निम्न वायुदाब मिला, हवा इधर आएगी, ठीक है। फिर ये आएगी, फिर हवा आते ही नीचे चली जाती है, नीचे उतरेगी हवा नीचे उतरेगी, तो ये यहाँ पर अपना क्या है, जो है आपका लो प्रेशर है, तो इसके ऊपर क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। यहाँ आपका हाई प्रेशर है तो इसकी क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया, ठीक है। यहाँ पर आपका जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या बन गया, जो है आपका लो प्रेशर बन गया, ठीक है। यहाँ आपका हाई प्रेशर, यहाँ क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया, ठीक है। तो ये हमारा ऊपरी परिसंचरण मंडल की जो हवाएं हैं वो चल रही है। इसके बारे में बाद में हम बात करते हैं इन हवाओं मंडलों। अब देखिए क्या होता है, ये जो एक कोशिकीय बनती है, जैसे एक पूरा एक चक्कर बनता है, इन चक्रों का नाम दिया गया। जैसे ये चक्कर जो बनता है पूरा, हम कह सकते हैं कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा के बीच में ये जो हमारा चक्कर बनता है, ये हमारा है हेडली चक्कर। क्या कहते हैं इसे, हेडली चक्कर। और ये जो है हमारा, इसे कहते हैं फेरल चक्कर। और ये हमारा है, ये है ध्रुवीय चक्कर, ठीक है। या इसको परिसंचरण कह सकते हैं, हेडली परिसंचरण। और ये हमारा फेरल परिसंचरण, ठीक है। और हमारा ये हो गया ध्रुवीय परिसंचरण, ठीक है। या हेडली कोशिकीय, फेरल कोशिकीय या ध्रुवीय कोशिका ऐसे भी कह सकते हैं, परिसंचरण भी कह सकते हैं, हेडली चक्कर भी कह सकते हैं। तो ये एक ही नाम है। अब हम बात करते हैं कि इनकी क्या विशेषता होती है, उसके बारे में बात करते हैं, फिर अपने टॉपिक शुरू करेंगे पौने। देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि जो है वायुमंडलीय त्रिकोशिकीय परिसंचरण होता है, ये त्रिकोशिकीय परिसंचरण होता है। और तापमान और गति के कारण वायुमंडलीय पवनों में प्रवाह में वायुमंडलीय त्रिकोशिकीय परिसंचरण या वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण होता है। यह परिसंचरण जो है महासागरीय जल को भी गतिमान करता है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है, धरातलीय हवाएं चलती है। अभी आपको बताया था उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर धरातल पर हवाएं चलती है। उच्च दाब वाले क्षेत्रों में निम्न दाब वाले क्षेत्रों से वायुमंडल के ऊपरी भागों में हवा प्रवाहित होती है। देखिए जहाँ नीचे उतरेगी हाई प्रेशर होगा वहाँ हवा नीचे उतरेगी, और जहाँ पर निम्न प्रेशर होगा वहाँ हवा ऊपर जाएगी, ठीक है। इस प्रकार ऊपरी हवाएं धरातलीय हवाओं के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ये आपको मैंने पहले बार बार बताया है कि ये जो ऊपरी हवा है, ये धरातलीय हवा की क्या होगी, विपरीत दिशा में चलेगी। इसके बाद बात करते हैं, देखिए आगे इसके बाद बात करते हैं, इस तरह प्रत्येक देशांतर पर हवाओं की 3 कोशिकाएं बनती है, ठीक है। ये हमारी जो है वो 3 कोशिकाएं बनती है। जैसे उपोष्ण से भूमध्य रेखा के बीच में उष्ण कटिबंधीय कोशिका, और फिर मध्य अक्षांशीय कोशिका, और फिर बनता है ध्रुवीय कोशिका। तो ये हमारा हो सकता है उष्ण कटिबंधीय कोशिका। इसको हेडली परिसंचरण को हम कह सकते हैं
उष्ण कटिबंधीय कोशिका, ये हमारा हो गया मध्य अक्षांशीय ठीक है कोशिका, और ये हो गया ध्रुवीय कोशिका। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंधीय कोशिका के अंतर्गत भूमध्य रेखा पर हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठती है। आपको बताया हुआ है कि 5 डिग्री पर ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी तथा ऊंचाई पर जाने पर उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में मुड़ जाती है। देखिए, ऊंचाई पर माने 5 डिग्री पर हवाएं आती है और उसके बाद ऊपर जाने के बाद एक उत्तर में मुड़ जाएगी, एक दक्षिण में मुड़ जाएगी, तो उत्तर और दक्षिण में मुड़ जाती है। फिर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर स्थानापूर्ति के लिए उपोष्ण उष्ण उच्च दबाव से भूमध्य रेखा की ओर चलने लगती है। इसके बाद भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी हवाएं उपोष्ण उच्च वायु दाब पर नीचे उतरती है। देखिए, अभी मैंने बताया था कि ये हवाएं ऊपर उठेगी, उसके बाद ये ठीक है उपोष्ण उच्च वायु दाब की ओर चलने लग जाती है। ये उपोष्ण उच्च वायु दाब है तो ये इधर चलने लगी, ठीक है, नहीं इधर चलने लगी। उसके बाद क्या होता है, ये नीचे उतरती है, तो ये हवाएं नीचे उतरती है। इस प्रकार एक चक्कर बनता है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा पर उठी हुई हवाएं उपोष्ण उच्च वायु दाब के पास नीचे उतरती है तथा इन्हें पुनः भूमध्य रेखा की ओर धरातलीय पवनों के रूप में चलना पड़ता है। ये जो पूरा एक चक्कर होता है इसे हेडली कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडली कोशिका, या हम कह सकते हैं हेडली परिसंचरण कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य अक्षांशीय वाला, जो अपने फेरल परिसंचरण है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। मध्य अक्षांशीय कोशिका के अंतर्गत जो अश्व अक्षांश आपको मैंने पहले बता रखा है, ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब से शीतोष्ण निम्न वायुदाब, शीतोष्ण निम्न वायुदाब, ठीक है, जो है हमारा शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण उपध्रुवीय जो है, इसको शीतोष्ण भी कह सकते हैं। तो शीतोष्ण निम्न वायुदाब की ओर धरातलीय हवाएं चलती है। यहाँ पर 60 से 65 डिग्री बताया था मैंने, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। देखिए, ना यहाँ के तापमान के कारण, क्योंकि गतिजन है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं, घूर्णन के कारण धरातल पर हवाएं, धरातल से हवाएं उठकर 2 विपरीत दिशाओं में मुड़ जाती है और यहाँ अश्व अक्षांश के पास नीचे उतरती है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा सीधी सी बात है कि इसमें एक पूर्ण कोशिका का निर्माण होता है, इसे फेरेल कोशिका कहते हैं, और अंतिम जो है वो हमारी ध्रुवीय कोशिका है। इसके बाद हम शुरू करते हैं, देखिए इसके बाद हम शुरू करते हैं पवने। आज हमारा ये जो हमारा था ये त्रिसंचरीय परिसंचरण मंडल किया आज हमने। इसके बाद हम शुरू करेंगे पवने। देखिए, पवनों के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि पवन क्या होती है, वायु क्या होती है, और पवन जो होती है क्यों चलती है, कारण क्या है। धरातल पर 2 विभिन्न प्रकार के वायुदाब होंगे और 2 विभिन्न प्रकार के वायुदाब में पवने चलेगी, ठीक है। अब देखिए क्या होती है, जैसे हम बात करते हैं, एक होती है सनातन पवने, सनातन पवने, सनातन पवने। सनातन पवने कौन सी होती है, देखिए धरातल पर जब से पृथ्वी बनी है, हमारी पृथ्वी बनी है, तब से लेकर जब तक हमारी पृथ्वी रहेगी तब तक यह जो हवाएं चलेगी वो सनातन पवने होती है, जिनको अपने कह सकते हैं स्थायी पवने, स्थायी पवने चलेगी ये, ठीक है। तो ये स्थायी पवने और सनातन पवने, या इसको हम, ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की है। एक है व्यापारिक पवन, जो हमने नक्शे पे करके देखी थी, व्यापारिक पवन जो है ये स्थायी पवन है। एक है पछुआ पवन, पछुआ पवन। एक है हमारी स्थलीय या स्थानीय पवन। तो ये 3 प्रकार की पवन होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। स्थानीय पवन आ गई, उसके बाद हमारी जो आती है, ठीक है, इसके बाद हमारी आगे, इसके बाद आती है सामयिक पवन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्थलीय पवन नहीं लिखना, ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन जो हमने बताई थी, ध्रुवों से चलती है, तो ध्रुवीय पवन। दूसरी आ गई, दूसरी जो हम बात करते हैं पवनों की, तो उसके पवन जो है वो है हमारी सामयिक पवन, सामयिक पवन,
सामयिक पवन। ये क्या होती है? समय के अनुसार बदलती रहती है, समय के अनुसार चलती है। इसमें क्या होती है? जैसे पर्वत व घाटी समीर, दूसरी है जल व स्थल समीर। ठीक है, पर्वत व घाटी समीर, जल व स्थल समीर, और एक आती है मानसूनी पवनें। तीसरी क्या है? मानसूनी पवनें। इसके बाद आती है कुछ पवनें ऐसी होती है जो किसी स्थान विशेष पर ही चलती है, किसी स्थान विशेष के ऊपर ही चलती है, उसे कहते हैं स्थानीय पवन, जो किसी स्थान विशेष पे चलती है। जैसे हम बात करते हैं कि थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल के अंदर, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, बाकी आगे उसमें डिटेल से कराऊंगा। थार के मरुस्थल में एक गर्म, शुष्क, धूल भरी तेज हवा चलती है, जिसको स्थानीय भाषा में कहते हैं लू। तो ये इसका स्थानीय पवन का उदाहरण है कि स्थान विशेष पर चलती है और कहीं नहीं चलती। किसी स्थान विशेष पर जो हवा चलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सनातन पवनें या स्थायी पवनें जो है वो धरातल पर स्थायी होती है। जब से पृथ्वी बनी है तब से चल रही है, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक, जब हमारा वायुमंडल रहेगा तब तक हवाएं चलेगी। उनका निश्चित मार्ग होगा, निश्चित जो मार्ग है उसके अंदर ही चलेगी। वो हमारी स्थानीय पवन या सनातन पवनें होती है, जिसमें हमारे मुख्य 3 पवनें आती है। एक व्यापारिक पवन जो 30 से 5 डिग्री दोनों गोलार्धों में चलती है। दूसरी हमारी पछुआ पवनें जो 35 से 65 के बीच में चलती है। ठीक है, पछुआ पवन जो है, और एक हमारी 85 से 65 तक चलती है जो हमारी वो ध्रुवीय पवन है, जो आपको मैंने बता दी थी और एक बार दोबारा फिर बता दूंगा। तो ये हमारी होगी। उसके बाद आती है सामयिक पवन। सामयिक पवन में समय के अनुसार जो पवनें चलती है, समय के अनुसार वो जिनमें चेंजिंग हो जाती है, समय के अनुसार जो बदलती रहती है वो, जैसे पर्वत समीर, घाटी समीर। पर्वत समीर और घाटी समीर है, इसमें चेंजिंग होती रहती है। जल समीर, स्थल समीर तापमान और वायुदाब के प्रभाव से चेंज हो जाती है। मानसूनी पवनें मानसून के साथ चेंज हो जाती है। जैसा मानसून होगी, जैसा मानसून होता है वैसे ही इसमें मानसूनी पवनें होती है, वो मानसूनी पवनें होती है। बाद में आती है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें माने किसी स्थान विशेष पे चलती है। विश्व के पूरे नक्शे पर अगर देखेंगे तो किसी स्थान विशेष में चलने वाली जो हवा है उसका स्थानीय नाम रखा गया है और वो स्थानीय हवा है। कल अपने इन हवाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।